नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत की नदियां यानी इंडियन रिवर। और सबसे पहली जो नदी है जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सिंधु नदी, या इसको ऐसा कहें सिंधु नदी तंत्र या सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियां। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम प्रयास करेंगे हम हर नदी को, जो सिंधु नदी है और जो उसकी सहायक नदियां हैं, उस सभी नदियों को हम मैप से पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों क्लियर हो पाए कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है, कहाँ से उसका उद्गम होता है, किस नदी पर कौन सा बांध कहाँ पर बना हुआ है, कौन सी नहर कहाँ से निकली हुई है। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, ऐसा मेरा प्रयास आज रहने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है arambaclass.com। यहाँ पर आपको सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है। लगभग 1200 एग्जाम इसमें कवर है जिसकी टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। सभी टेस्ट सीरीज बायलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। देखिए, अभी हाल ही में एमपीपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है। 21 मई को उसका पेपर है, तो उसकी भी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। काफ़ी अच्छा पैकेज है। देखिए जरा इसमें जो हमारी टेस्ट सीरीज है एमपीपीएससी की, इसकी विशेषता देखें। जो हमारी टेस्ट सीरीज है एमपीपीएससी की, उसकी विशेषता आपके सामने है, तो उसके फीचर्स है आपके सामने है। इसमें 200 टेस्ट आपको मिलने वाले, लगभग आपको इसमें आपको लगभग 200 टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक, लगभग 200 टेस्ट मिलेंगे आपको इसमें। इन 200 टेस्ट के माध्यम से 21,000 प्लस क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। बात क्लियर है। ये सभी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, यानी बायलिंगुअल है। उत्तर एवं व्याख्या सहित इनका आंसर भी है, साथ में सॉल्यूशन भी इसमें दिया गया है। इसमें 60 मॉक टेस्ट है, 60 एफएलटी है। एमपीजीके के 600 प्रश्न अलग से है। जो आपके 60 आपके जो मॉक टेस्ट है, इसके अलावा 600 प्रश्न एमपीजीके के अलग से इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके हुए हैं सन 2000 से लेकर वर्तमान तक, सभी को इसमें कवर किया गया है विद आंसर विद सॉल्यूशन। इसके अलावा देखें करंट अफेयर्स, ठीक, तो 2019 से लेकर 23 तक इसमें सभी करंट अफेयर को इसमें कवर किया गया है मंथ वाइज। ठीक है, चलिए, काफ़ी अच्छा पैकेज है। इसकी प्राइस है 399 में आपको 90 दिनों के लिए 90 डेज के लिए आपको पैकेज मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा पैकेज है, तो आज ही इसे परचेज करें और आपकी तैयारी शुरू करें, शुभारंभ करें। चलिए देखिए, इसमें ये हमारी एप्लीकेशन है, इसको आज ही डाउनलोड करें। इसके माध्यम से आपको क्या मिलने वाला है, इसमें आपको मिलने वाला है करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, साथ में टेस्ट सीरीज। तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आज ही इसे डाउनलोड करें और आपकी तैयारी का शुभारंभ करें। चलिए, सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग सिंधु व उनकी सहायक नदियों के बारे में। आइए समझते हैं, जरा उसको देखें। ये देखें, ये आपका भारत का मैप है। बात क्लियर है, ये इंडिया का मैप है। ठीक, यहां पर चाइना है, यहां पर तिब्बत है। ये वाला आपको जो पार्ट है तिब्बत वाला पार्ट है। ठीक है, ये तिब्बत है, ये भी चाइना का पार्ट है। ठीक, तिब्बत। और ये यहां पाकिस्तान है। ये बात क्लियर है आपको। ये इंडिया है, भारत है। ठीक, अब देखिए, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से, कहां से, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। यहां से निकलती है, तिब्बत से होती हुई बहती है, फिर भारत में प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है, लद्दाख के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद लेह है जो शहर बसता है यहाँ पर, लेह शहर से होती हुई आगे बढ़ती है। इसके बाद यहाँ से देखिए, लद्दाख के माध्यम से ये पाकिस्तान में जाती है और यहाँ पाकिस्तान में बहते हुए ये जो है यहाँ पर अरब सागर में समाप्त हो जाती है। ठीक, अरब सागर में ये समाप्त हो जाती है। बात क्लियर है। अब देखिए टॉपिक क्या है, सिंधु व उसकी सहायक नदियां। अब बात होगी इसकी सहायक नदियों के बारे में। ठीक, ये आपकी है सिंधु नदी। क्लियर है बात। अब देखिए, यहां से एक नदी निकलती है, कहां से, हिमाचल प्रदेश से। यहां से ये देखिए इस प्रकार से बह रही है। इसका नाम है चेनाब नदी। कौन सी नदी है, चेनाब नदी। ये हिमाचल से निकलकर ये जो है सिंधु नदी में मिल जाती है इस प्रकार से। तो बेसिकली जो चेनाब नदी है ये सिंधु की सहायक नदी है।
क्लियर है बात? चलिए अब देखिए, इसके बाद यहाँ से जम्मू कश्मीर से नदी निकलती है, इसका नाम है झेलम नदी। यह झेलम नदी है, कहाँ से निकल रही है? जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर से नदी निकलती है और यहाँ पर वूलर झील से होते हुए बहती है। और ये देखिए, यह झेलम नदी है, भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए इस प्रकार से बहती हुई ये चेनाब में आके मिल जाती है। बात क्लियर है? अब देखिए, सिंधु नदी अरब सागर में समाप्त होती है। चेनाब नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है। तो झेलम नदी है वो चेनाब की सहायक नदी है। बात क्लियर है? चलिए, तो हमने पढ़ ली सिंधु, झेलम और चेनाब। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक नदी निकलती है हिमाचल से जिसका नाम है रावी नदी। ये देखिए, ये रावी नदी है, इस प्रकार से बह रही है। ये देखिए, ये रावी नदी है, ये भी चेनाब की सहायक नदी है। ठीक, यानी सिंधु नदी मुख्य नदी है, चेनाब जो है सिंधु की सहायक नदी है, झेलम रावी चेनाब की सहायक नदी है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में एक राकसथाल झील है। यहाँ पर राकसथाल झील है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सतलज नदी। क्या नाम है? सतलज नदी। ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश में बहती हुई ये इस प्रकार से, ये देखें, ये इस प्रकार से बहती हुई पंजाब में आती है। पंजाब में यहाँ से आती हुई ये सिंधु में, चेनाब में मिल जाती है। सतलज नदी जो है, सतलज नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर के पास में राकसताल झील से निकलती है और हिमाचल प्रदेश पंजाब में बहती हुई चेनाब नदी में आकर मिल जाती है। बात क्लियर है? अब देखो, सिंधु नदी जो है वो मुख्य नदी है, झेलम रावी और सतलज ये चेनाब की सहायक नदी है, और जो चेनाब है वो सिंधु की सहायक नदी है। बात क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं व्यास के बारे में। अब देखिए, एक नदी है जिसका नाम है व्यास नदी। व्यास नदी हिमाचल से निकलती है और पंजाब में आके सतलज में मिल जाती है। बात क्लियर है? व्यास नदी जो है हिमाचल में निकलती है और पंजाब में आकर सतलज से मिल जाती है। तो बेसिकली क्या मतलब हुआ इसका? जो व्यास नदी है वो सतलज की सहायक नदी है। बात क्लियर है? अब देखो, जो सिंधु है तिब्बत से निकल रही है, भारत में होती हुई पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में समाप्त हो रही है। बात क्लियर है? इसके बाद चेनाब नदी जो है, चेनाब नदी झेलम रावी सतलज और व्यास को लेकर, को साथ में लेकर सिंधु नदी में समाप्त हो रही है। बात क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ जो चेनाब नदी है वो सिंधु की सहायक नदी है। क्लियर है? झेलम रावी सतलज ये चेनाब की सहायक नदी है और व्यास जो है वो सतलज की सहायक नदी है। इतना क्लियर है आपको? बस इतना ही पढ़ना है हमको। तो बेसिकली आज हम 6 नदियां पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु के बारे में, सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे चेनाब के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे झेलम के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे रावी के बारे में, फिर पढ़ेंगे व्यास के बारे में, व्यास के बारे में, फिर सतलज के बारे में। ठीक, सिंधु की सहायक नदी है चेनाब और चेनाब की सहायक नदी है झेलम रावी व्यास सतलज। 1 2 3 4 5 6, तो 6 नदियां आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी जो नदियां हैं इनको बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र या सिंधु नदी का अपवा क्षेत्र या सिंधु नदी अपवा तंत्र या सिंधु नदी व उसकी सहायक नदी। बात क्लियर है? बहुत आसान टॉपिक है। आपको समझना यह है कि नदी कहाँ से निकल रही है और किस राज्य से होकर बह रही है और किस राज्य में किस शहर से या किस झील से होकर बह रही है और किस नदी पर कहाँ पर कौन सा बांध बना है, सब कुछ हमको आज पढ़ना है काफ़ी आसान भाषा में। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, ये भारत का मैप है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। देखिए इसको, ये है आपकी सिंधु नदी। ये देखिए यहां से निकल रही है, इस प्रकार से बह रही है। ये देखो, ठीक, यहां पर अरब सागर है। ये क्या है? अरब सागर। देख, तो सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील
तिब्बत। कहाँ से होता है? मानसरोवर झील तिब्बत। ठीक, ये तिब्बत वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मानसरोवर झील है, यहाँ से उद्गम होता है। कितने देशों में बहती है? तो 3 देशों में बहती है, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। देखो ये तिब्बत है, ये भारत है और ये पाकिस्तान है, तो 3 देश हुए, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान। ठीक, इसके बाद कौन सा शहर इस पर बसा हुआ है भारत का? ये देखिए, चूंकि भारत में लद्दाख से होकर बहती है, तो लद्दाख में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लेह शहर है, लेह, लद्दाख का जो लेह शहर है वो इस पर बसा हुआ है। क्वेश्चन आता है, लेह, जो लेह शहर है, सिटी है, वो किस नदी पर बसी हुई है? उसका आंसर है सिंधु नदी। ठीक, तो शहर है लेह। सिंधु जल समझौता ये कब हुआ था? ये हुआ था 1960 में। अब जानते हैं कि समझौता है क्या, आइए। ये देखिए आपके सामने है, 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में यह समझौता हुआ था सिंधु जल के बंटवारे को लेकर। सिंधु जल, जो सिंधु नदी तंत्र है, उसके अपवा क्षेत्र को लेकर यह बंटवारा हुआ था। डेट की बात करें तो 19 सितंबर 1960 को समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है। ठीक, 6 नदियों पर हुआ सिंधु जल समझौता। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास, इनको लेकर समझौता हुआ है। ठीक, कि किसका पानी किसको मिलेगा। अब देखिए, इस समझौते के तहत 80% यानी 80% पानी जो है पाकिस्तान को जाता है और बचा हुआ 20% 20% पानी जो है भारत के हिस्से में आता है। गलत है, इस पर बात चल रही है। अब देखिए 3 पूर्वी नदी, अब देखो जो उसमें नदियां हैं, जो सिंधु नदी तंत्र है, तो इसमें नदियों को बांटा है 2 पार्ट में। एक नदी वो है जो पूर्व से आकर मिलती है, जैसे कि आपका ये देखो, इसमें जो 3 नदियां हैं, 6 जो नदियां हैं, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां। तो जो नदियां पूर्व से आकर मिलती हैं, जैसे रावी है, रावी, सतलज और व्यास, ये है पूर्वी नदियां। ठीक, और चेनाब, झेलम और सिंधु, ये है पश्चिमी नदियां। बात क्लियर है? तो 3 पश्चिमी नदियां यानी सिंधु, चेनाब, झेलम, सिंधु, चेनाब, झेलम, तो 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चेनाब, झेलम जो है का पानी पाकिस्तान को जाता है। यानी सिंधु नदी का, झेलम का और चेनाब का जो पानी है पाकिस्तान को जाता है 80% पानी। ठीक, और बचा हुआ जो बची नदियां हैं यानी व्यास, सतलज और रावी, इसका पानी मिलता है भारत को। ये देखिए 3 जो पूर्वी नदियां हैं, तो 3 पूर्वी नदियां हैं, व्यास, रावी और सतलज का पानी जो है भारत को मिलता है। बात क्लियर है? 6 नदियां हैं, जो ऊपर की नदियां हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, इसका पानी मिलता है पाकिस्तान को। जो नीचे की नदियां हैं, जो पूर्वी नदियां, उनका पानी जो है यानी व्यास, रावी, सतलज, इसका पानी मिलता है भारत को। बात क्लियर है? 36 लाख एकड़ फीट पानी पश्चिम नदियों से ले सकता है भारत, ये प्रयास चल रहा है इसको लेकर। ठीक, तो बेसिकली जो समझौता है, सिंधु जल समझौता जो है 1960 को हुआ था। डेट की बात करें तो 19 दिसंबर को हुआ था। ये नदियों समझौता हुआ है, 6 नदियों को लेकर हुआ है। जो ऊपर की नदियां हैं, जो पश्चिमी नदियां हैं यानी सिंधु, झेलम, चेनाब, इसका पानी मिलता है पाकिस्तान को। और जो नीचे की नदियां हैं यानी जो पूर्वी नदियां हैं यानी रावी, सतलज, व्यास, इसका पानी मिलता है भारत को। इतना क्लियर है आपको? 80% पानी मिलता है पाकिस्तान को, 20% पानी मिलता है भारत को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए ये आपके सामने चार्ट है, इसको देख लीजिए आप। इसमें आपको फैक्ट है कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किसमें मिल जाती है, किसकी कितनी लंबाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिंधु हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं झेलम के बारे में। ये देखिए झेलम आपके सामने है, ये देखिए ये है सिंधु नदी। ठीक, ये सिंधु नदी है, दिख रही है आपको? चलिए, और ये है चेनाब नदी। ठीक, ये देखो, यहां से अब देखो, ये है जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में यहां से निकलती है झेलम नदी। ठीक, यहां पर पड़ती है वुलर लेक, तो यहां से बहती है नदी, इस प्रकार से बहती, ऐसे बह रही है। अब देखिए ये भारत है, ये पाकिस्तान है। तो जो झेलम नदी है
ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है। ये देखो ऐसे बहती है, ये देखो इस प्रकार से बहती है, और यहाँ पाकिस्तान में आकर ये चेनाब पर आके मिल जाती है। बेसिकली जो झेलम नदी है वो चेनाब की सहायक नदी है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। ठीक, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर शेषनाग झील है जहाँ से इसका उद्गम होता है। शहर श्रीनगर, यहाँ पर शहर है श्रीनगर जहाँ से होकर बहती है। यह क्वेश्चन ऐसा आएगा कि श्रीनगर जो शहर है किस नदी पर बसा हुआ? इसका आंसर क्या है? झेलम नदी। वुलर झील से होकर बहती है, मैंने बताया था आपको। देखो यहाँ पर है वुलर झील। कौन सी झील है यहाँ पर? वुलर झील, जहाँ से ये होकर बहती है। ठीक, भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। मैंने कहा आपसे, ये देखिए नदी इस प्रकार से बह रही, यहाँ से निकल रही, यहाँ से बह रही है, और देखिए भारत पाकिस्तान के मध्य में सीमा बनाती है। क्लियर है बात? चलिए, चेनाब की सहायक नदी है। ठीक, ये देखिए ये चेनाब नदी है, यहाँ से जो आकर है पाकिस्तान में आके मिल जा रही है। बेसिकली जो है, ठीक, चेनाब जो है सिंधु की सहायक नदी है, और झेलम जो है चेनाब की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? आंसर झेलम है। इस नदी पर तुलबुल परियोजना है। किशन गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? तो उसका आंसर है झेलम। जो किशन गंगा नदी, क्वेश्चन आ चुका है, किशन गंगा जो है झेलम की सहायक नदी है। आइए अब बात करते हैं चेनाब के बारे में। ये देखिए, ये है चेनाब नदी। ये देखिए हिमाचल से निकलती है, इस प्रकार से बहती हुई, ये देखिए आती है, और यहाँ पर जो है सिंधु में आकर मिल जाती है। ठीक, अब देखिए जो चेनाब नदी है इसका उद्गम तो बेसिकली दो नदियों से मिलकर बनती है। ये दो नदियों से मिलकर बनती है चेनाब नदी। वो नदी कौन सी है? चंद्र और भागा। तो बेसिकली चंद्र और भागा से मिलकर बनती है चेनाब नदी। क्या है? चंद्र और भागा से मिलकर बनती है चेनाब नदी। इतना क्लियर है आपको? किस दर्रे से बहती है? आंसर है बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है बारालाचा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है कि जो चेनाब नदी है हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे से होकर बहती है? तो आंसर है बारालाचा दर्रा। क्लियर है बात? ठीक, तो बेसिकली चंद्र और भागा से मिलकर बनती है चेनाब नदी, और बेसिकली हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से होकर ये बहती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब बात है अगले क्वेश्चन, आपका अगला टॉपिक है रावी नदी। ठीक, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है, ये देखिए हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम होता है। ये देखिए ऐसे बह रही है, और यहाँ पर जो आके चेनाब में इससे आके मिल जाती है। क्लियर है बात? एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया ये देखिए ये है चेनाब नदी, ये है रावी नदी। तो रावी नदी यहाँ हिमाचल से निकलकर जो है चेनाब में आके मिल जाती है, जो कि चेनाब की सहायक नदी है। क्लियर है बात? रावी नदी जो है चेनाब की सहायक नदी है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप। ठीक, ये देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है, यह पंजाब है, तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से इसका उद्गम होता है। ये चेनाब की सहायक नदी है। कितने राज्यों में बहती है? तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पंजाब है, तो ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब यानी कि दो राज्यों में इसका अपवाद क्षेत्र है। पाक में इसके किनारे लाहौर बसा हुआ है। ठीक, पाकिस्तान में इसके किनारे लाहौर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए एक फिर बनता है यहाँ पे कि 1929 में लाहौर अधिवेशन किस नदी के किनारे हुआ था? तो आंसर है रावी नदी के किनारे। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। व्यास नदी, इसको पढ़ लेते हैं। आइए ये देखें, ये जो व्यास नदी है बेसिकली ये सतलज की सहायक नदी है। ठीक है, देखिए ये आपका जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश से ये देखो ये है सतलज नदी। क्लियर बात? ये है आपकी सतलज नदी, इस प्रकार से बह रही है। ठीक, ये आगे बोल रही चेनाब में। ठीक, अब देखिए जो सतलज नदी है तिब्बत से निकलती है, राकसताल झील है मानसरोवर के पास में, वहां से इसका उद्गम होता है। हिमाचल में प्रवेश करती है, हिमाचल में आने के बाद पंजाब में बहती है, पंजाब में आने के बाद ये पाकिस्तान में बहती हुई यहाँ पर ये चेनाब में आके मिल जाती, चेनाब नदी में आके मिल जाती है। ठीक, अब देखिए इसकी सहायक नदी है व्यास नदी। तो जो व्यास नदी है जिसकी बात हम कर रहे हैं, तो व्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है और जो है पंजाब में आकर इससे मिल जाती है। यहाँ पर देखें पंजाब में आकर इससे मिल जाती है। तो बेसिकली जो
व्यास नदी है सतलज की सहायक नदी है। तो बात हो रही है व्यास नदी के बारे में। तो व्यास नदी का उद्गम कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड, ये गलत लिखा हुआ है, बेसिकली ये व्यास कुंड है। हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड एक स्थान है जहां से इसका उद्गम होता है। ठीक, हिमाचल में व्यास कुंड में इसका उद्गम होता है। एकमात्र ऐसी नदी है जो सिर्फ भारत में बहती है, एकमात्र ऐसी नदी है जो सिर्फ भारत में। देखो, जो सिंधु नदी है तिब्बत से निकलती है, पाकिस्तान में बहती है। ठीक, इसके बाद जो आपकी चेनाब नदी है भारत से निकलती है, पाकिस्तान में बहती है। झेलम जो है भारत से निकलती है, पाकिस्तान में बहती है। रावी जो सिंपल सी बात है, रावी निकलती है। सतलज जो है तिब्बत से निकलती है, भारत में बहती है, पाकिस्तान में बहती है। व्यास एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत में निकलती है, भारत में निकलती हिमाचल प्रदेश में उसका उद्गम होता है और पंजाब में आकर ये समाप्त होती है सतलज नदी में। ठीक, तो व्यास एकमात्र ऐसी नदी है जो सिर्फ भारत में बहती है। अच्छा क्वेश्चन ये भी आने की संभावना है। अब देखिए अगला फैक्ट है कि हरिके नामक स्थान पर सतलज से आकर मिलती है। ये देखो यहाँ पर हरिके नामक स्थान है पंजाब में, इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से, इसका उद्गम होता है व्यास कुंड से। और हरिके नामक स्थान यानी पंजाब में हरिके नामक स्थान पर आकर ये सतलज से मिल जाती है या सतलज में समाप्त हो जाती है। इन दोनों के संगम पर हरिके बैराज से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इनका जो संगम होता है उसके जो स्थान का नाम है हरिके, और इसके पास में इन दोनों के संगम के करीब में हरिके बैराज बांध का निर्माण किया गया है और उसी बांध के माध्यम से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। बात क्लियर है? आइए समझते हैं इसको मैप के माध्यम से। देखें जरा इसको, ये देखिए ये देखिए ये व्यास नदी आ रही है पंजाब में, यहाँ पर पंजाब, ये देखिए ये स्थान का नाम है हरिके। तो हरिके के समीप में यहाँ पर व्यास और सतलज का संगम होता है, यहाँ पर व्यास और सतलज का संगम होता है। बात क्लियर है? और इसके संगम के करीब में, इसके संगम के यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर हरिके बैराज नाम का एक बांध बनाया हुआ है, छोटा सा बांध है ये, और यहाँ से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये जो नहर है इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। तो राजस्थान तक जाती है ये। तो राजस्थान में जो सूखा जो जिले हैं वहां पर इसका लाभ लिया जाता है। ठीक, तो बेसिकली सतलज और व्यास का जो संगम है उसके पास में एक हरिके बैराज बांध है, वहां से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। बात क्लियर है? ये जो है सबसे लंबी नहर, ये भारत की सबसे लंबी नहर है, हरित क्रांति के दौरान बनाई गई थी और इससे जो लाभान्वित राज्य, तो मुख्य रूप से राजस्थान है, मुख्य रूप से इसको ध्यान में रखकर तो जो राजस्थान की जो सूखे जिले उसके लिए मुख्य रूप से इसका निर्माण किया गया है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं सतलज के बारे में। सिंधु हमने पढ़ लिया है, झेलम पढ़ लिया है, चेनाब पढ़ लिया है, रावी पढ़ लिया है, व्यास पढ़ लिया। पढ़ते हैं सतलज के बारे में। आइए सतलज नदी, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? देखें जरा इसको, ये देखें जरा इसको। ये तिब्बत के पास में यहाँ पर राकसताल एक राकसताल झील है, ये है मानसरोवर, यहाँ पर राकसताल झील है, यहाँ से सतलज का उद्गम होता है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, पंजाब में बहती हुई यहाँ पर व्यास से इसका संगम होता है। ठीक, यहाँ से फिर ये पाकिस्तान में आती है और यहाँ पर आकर ये चेनाब में आकर मिल जाती है। तो बेसिकली जो सतलज है ये चेनाब की सहायक नदी है। ठीक, चलिए तो भैया उद्गम जो है राकसताल जो है मानसरोवर के समीप एक झील है, वहां से इसका उद्गम होता है। ये पूर्ववर्ती नदी है, अपना रास्ता स्वयं बनाती है, जहां पर ढाल होता है उसके हिसाब से बहती है। ये शिपकीला दर्रा, देखिए शिपकीले दर्रे को काट कर ये भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सतलज नदी है भारत में किस दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है? देखिए ये तिब्बत है और ये भारत है, यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो जब सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है शिपकीला दर्रा। ठीक, तो बेसिकली सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में शिपकीले दर्रे के माध्यम से ही प्रवेश करती है। इसके बाद ये आगे पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान में चेनाब से मिल जाती है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है? सतलज नदी
भारत में किस दर्रे के माध्यम से, किस राज्य में प्रवेश करती है? ये हिमाचल प्रदेश में, भारत के हिमाचल प्रदेश में शिपकीले दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती है। इतना आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना ये कैसे बनी है, कहाँ पर बनी है? ठीक, अब देखो, ये आपका तिब्बत वाला पार्ट है, ठीक, ये भारत आ गया। तो भारत में ये आपका है हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट, हिमाचल प्रदेश, ठीक, ये आपका भारत वाला पार्ट है। यहां पर देखेंगे आप, ये है पंजाब, ये पंजाब वाला पार्ट हो गया। और यहां पर आपका आ गया पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान आ गया। जो सतलज नदी है, देखिए, जो सतलज नदी है तिब्बत से बहती है, तिब्बत से ऐसी बहती है, यहां पर जो है चेनाब में आके मिल जाती है, ये चेनाब नदी है, इससे आके मिल जाती है, ठीक है, बात क्लियर है। तिब्बत से सतलज, ये नदी कौन सी है? ये है सतलज नदी। हम बात कर रहे हैं सतलज नदी में जो बांध बने हुए हैं, जो डैम बने हैं, वो कहाँ बने, कैसे बने, ठीक। तो सतलज नदी जो है राकसताल, तिब्बत में जो राकसताल झील है वहां से इसका उद्गम होता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में शिपकीले दर्रे के माध्यम से, यहाँ पर जो दर्रा है उसका नाम है शिपकीला दर्रा, शिपकीला दर्रा, ठीक। तो ये भारत में प्रवेश करती है शिपकीला दर्रा के माध्यम से। इतना आपको क्लियर है? अब देखिए, ये हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती हुई ये पाकिस्तान में ये नदी है चेनाब नदी, पाकिस्तान में चेनाब से मिल जाती है, बेसिकली चेनाब की सहायक नदी है, ठीक। अब देखिए, एक नदी है जिसका नाम है व्यास नदी। तो हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से निकलती है, यहाँ से जो है इस प्रकार से यहाँ से पंजाब में आकर मिल जाती है, ठीक। ये सतलज नदी है, यह है व्यास नदी, यह है व्यास नदी, ये हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है और पंजाब में आकर सतलज से मिल जाती है। यहाँ पर जो स्थान है इसका नाम है हरिके, इसका नाम क्या है? हरिके। तो बेसिकली जो व्यास नदी है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, पंजाब में हरिके नामक स्थान पर आकर सतलज से मिल जाती है, या सतलज और व्यास का संगम होता है पंजाब के हरिके नामक स्थान पर। बात क्लियर है? चलिए, अब बात हो रही है कि जो डैम कहाँ बना हुआ है। देखें, अब देखिए जरा इसको, ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, ठीक। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में यहां पर देखिए, यहां पर पंजाब के पहले, पंजाब की सीमा के पहले यहां पर एक बांध का निर्माण किया गया है, उसका नाम है भाखड़ा बांध। क्या नाम है? भाखड़ा। क्या है? सतलज नदी पर पंजाब में, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में पंजाब की सीमा के पहले सतलज नदी पर यहाँ पर भाखड़ा नामक बांध का निर्माण किया गया है। और उसके पहले यहाँ पर गोविंद सागर जलाशय का निर्माण किया गया है। बात क्लियर है? चलिए, अब सतलज नदी में जब नदी पंजाब में आती है तो पंजाब में सतलज और व्यास के संगम के पहले, यानी यहां पर एक बांध का निर्माण किया गया, उसका नाम है नांगल बांध। कौन सा बांध है? नांगल बांध। अब देखो, सतलज नदी पर भाखड़ा और नांगल बांध का निर्माण किया गया है। जो भाखड़ा बांध है इसका निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया गया है, और जो नांगल बांध है इसका निर्माण पंजाब में किया गया है। इतना क्लियर है? जो भाखड़ा बांध है इसका उपयोग करते हैं हाइड्रो एनर्जी के लिए, और जो नांगल बांध है इसका उपयोग करते हैं सिंचाई के लिए। इतना आपको क्लियर है? इतना आपको क्लियर हो पा रहा है? ठीक। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है, भाखड़ा बांध बन गया, नांगल बांध बन गया। अब देखिए यहाँ पर जो स्थान है इसका नाम क्या है? हरिके स्थान है। तो हरिके नामक इन दो बांध के निर्माण के बाद आगे पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सतलज और व्यास का संगम होता है, और इनके संगम के बाद यहाँ पर हरिके बैराज नाम का बांध बनाया जाता है, और उस बांध के माध्यम से यहाँ से एक इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया जाता है, जो कि राजस्थान के क्षेत्र में जो सूखा क्षेत्र वहां पर ये पानी सप्लाई करती है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है। इसके बाद सतलज नदी पर पंजाब में नांगल बांध का निर्माण किया गया है,
और उसके बाद में सतलज और व्यास का संगम होता है, और संगम के बाद में यहाँ पर हरिके बैराज स्थान पर, इस नामक स्थान पर ये जो बांध है, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है। ये जो है इंदिरा गांधी नहर का यहाँ पर निर्माण किया गया है। बात क्लियर है। और इसके बाद जो है यहाँ से जो सतलज नदी है पाकिस्तान में बहती है, यहाँ पर जो आके चेनाब में मिल जाती है। इतना आपको क्लियर है, बस यही पूरी कहानी है। तो बेसिकली भाखड़ा और नांगल जो बांध है, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है, नांगल बांध जो है पंजाब में, इसका उपयोग करते हैं हाइड्रो एनर्जी के लिए, इसका उपयोग करते हैं सिंचाई के लिए। क्लियर है बात। और इसके बाद में व्यास सतलज का संगम होता है, और संगम के बाद में हरिके बैराज नामक बांध से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। बात क्लियर है। और जो भाखड़ा है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कौन सा बांध है? गुरुत्वीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए इसको समझते हैं। ये देखो, ये आपका भाखड़ा नांगल हमने समझ लिया। अब यहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए, ये भाखड़ा नांगल बांध, ये है भाखड़ा नांगल बांध, यह परियोजना। ठीक, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। किसकी? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इस नदी पर भाखड़ा और नांगल दो जगहों पर बांध बनाए गए हैं। देखो ये जो है ना, ये पंजाब और हिमालय की सीमा है, बॉर्डर है ये। ठीक है, इस तरफ पंजाब है, ये देखो, और इस तरफ हिमाचल प्रदेश है। क्लियर है बात। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर यहां पर बांध बनाया गया है, इसका नाम है भाखड़ा बांध। ठीक, सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में एक बांध बना है जिसका नाम है भाखड़ा बांध। क्लियर है बात। इसके बाद जब नदी आगे पंजाब में आती है, तो पंजाब में यहाँ पर नांगल नामक एक बांध का निर्माण किया गया है। इसको बोलते हैं भाखड़ा नांगल बांध। क्लियर है बात। ये जो परियोजना है इसका लाभ मिलता है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को। ठीक, तो बेसिकली भाखड़ा और नांगल अलग अलग दो बांध हैं, इसका अलग अलग उपयोग है। इसका उपयोग करते हैं हाइड्रो एनर्जी के लिए, इसका उपयोग करते हैं सिंचाई के लिए। क्लियर है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो, ये आपका भाखड़ा नांगल बांध है। ये जो बांध है इस प्रकार से बना हुआ, और इसके पहले यहाँ पर जो है गोविंद सागर, यहाँ पर जलाशय का निर्माण किया गया है। ठीक, इसका लाभ मिलता है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, 4 राज्यों को इस डैम का, यानी भाखड़ा डैम का लाभ मिलता है। यह साइड में देखिए, यहाँ पर वाटर फिल्टर प्लांट का भी निर्माण किया गया है। ठीक, चलिए तो इतना हमने पढ़ लिया आज, इतना पर्याप्त है आज के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला वीडियो भी हमारा नदी पर होगा, भारतीय भूगोल पर होगा। बहुत जल्दी वीडियो अब आएंगे। MPPSC एग्जाम आने वाली है, जो भी हमारे टेस्ट सीरीज है उसको परचेस करिए और आप एग्जाम की तैयारी करते रहिए।